अगर आपने वो एग्जाम पास कर दिया तो उसके बाद आप रैली में पहुंच जाते हैं। रैली में क्या होता है, जनरली मैं आपको ऐसे थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो नॉर्मल बच्चे हमारे पास आते हैं जो 10वीं करके 12वीं करके, उनकी रैली में क्या करते हैं हम, उनको हम पहले उनका दौड़ने का स्टैंडर्ड चेक करते हैं। उनको 1600 मीटर दौड़ाते हैं। उनको 1600 मीटर दौड़ने का जो टाइम होता है वो 5.5 मिनट होता है। उसके बाद उनका अपर बॉडी का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उनके बीम चेक करते हैं, उनको अपने चिन और बीम लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उनका फिजिकल देखते हैं, मतलब कितना हाइट है, कितना मेजरमेंट है। तो उसी प्रकार आपका भी रैली में ये सब चीज चेक होती है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि दौड़ में आपको रिलैक्सेशन है, आपको दौड़ में 8 मिनट दिए जाते हैं उनकी तुलना में जिनको 5.5 मिनट दिए जाते हैं। और दौड़ के अलावा आपका कोई खास फिजिकल टेस्ट और कोई टेस्ट नहीं होते। जहां तक मेजरमेंट की बात है, मेजरमेंट में उनको 169 सेंटीमीटर का हाइट लागू है, लेकिन आप लोगों के लिए जो हाइट है वो 160 है। तो 160 सेंटीमीटर के हाइट वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसटी है या फिर हमारी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से संबंध रखता है कोई, तो उसके लिए और 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल में अगर आप फिट हैं तो फिर सीधे आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में क्या होता है, आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहां पे 2 से 3 लोग बैठे होते हैं जो कि आपको विभिन्न आपके जो सब्जेक्ट है उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने अगर संस्कृत में कुछ कर रखा है, आपने कर्मकांड कर रखा है, या और किसी चीज की पढ़ाई कर रखी है, जो भी मार्कशीट आपने लगाई है उस मार्कशीट के आधार पर आपको वो पूछेंगे क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे कि ये इस प्रश्न का उत्तर दें। अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, इंटरव्यू पास होने के बाद क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि अब आप मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। अब आप फिर मेरिट लिस्ट जब बनती है, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आप फिर क्या हमारे पास आते हैं, उस समय हम आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। आपका जो एनरोलमेंट है, भर्ती है, वो तब माना जाता है जब हम उस पर हस्ताक्षर कर दें, हमारा ऑफिस उस पर हस्ताक्षर कर दे। उस दिन से आपकी भर्ती हो गई, समझ लो इंडियन आर्मी में आपने ज्वाइन कर लिया इंडियन आर्मी को। और जिस दिन से आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया और उसी दिन से आपका सैलरी भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको सीधा यूनिट में नहीं भेजा जाता। सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है फौज की। ये ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग की तरह नहीं होती जो ट्रेनिंग हम बाकी लड़कों को कराते हैं लड़ने के लिए, बट फौज के जो बेसिक दस्तूर है, जो बेसिक कार्रवाई है फौज की, उसके बारे में ट्रेनिंग करवाया जाता है कि फौज में किस प्रकार रहा जाता है, फौज में क्या क्या चीजें चलती हैं, फौज का पूरा दिन का रूटीन क्या होता है, उस चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग किया जाता है। उस ट्रेनिंग करने के बाद ये ट्रेनिंग आपकी कहाँ चलती है, ये आपकी चलती है रुड़की में। जब रुड़की में आपकी जो ट्रेनिंग चलती है वो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है। रुड़की में ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहाँ भेजा जाता है, आपको पुणे भेजा जाता है। पुणे में आपकी एडवांस ट्रेनिंग चलती है, जहां पे आपको विभिन्न विभाग के बारे में बताया जाता है, अपने कार्य के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा साइकिल है जो कि नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है और आपकी ट्रेनिंग के साथ खत्म होता है। जब आपकी एडवांस ट्रेनिंग खत्म हो गई, फिर आप कहां जाते हैं, फिर आपको यूनिट में भेज दिया जाता है। और इसमें जो कमीशनिंग लिखा है, वो कमीशनिंग का मतलब ही है, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई फिर आपको पद दे दिया जाता है जूनियर कमीशन ऑफिसर का। जेसीओ का पद स्ट्रेट अवे आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि अन्य लोगों को 20 से 24 साल सर्विस के बाद मिल रहा है। वो जेसीओ का पद जो है वो सबसे पहले आपको नायब सूबेदार का रैंक मिलता है, और उसके बाद आपकी जैसे पदोन्नति होती है तो आपको सूबेदार मेजर का रैंक मिलता है।
इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन पेपर आता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का होता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो स्पेसिफिक आपके रिलीजियस सब्जेक्ट है उसका होता है। तो जनरल अवेयरनेस से समझते हैं आप, क्या समझते हैं जनरल अवेयरनेस से? सामान्य ज्ञान। हाँ, सामान्य ज्ञान, बिल्कुल सही। जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान तो सभी को है ना, है? तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बाकी जो सही आपके विभाग के हैं वो अलग सेकंड पेपर पे आते हैं। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको कि अगर आप इस पद को जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसके पर्क क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे ही आपको इसमें सिलेक्शन हो जाता है और मैंने बोला आपको जेसीओ लेवल पे सीधे कमीशनिंग मिलती है, तो आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलता है। लेवल 7 का जो पे स्केल होता है वो गस्टेड ऑफिसर से 2 लेवल नीचे है, ठीक है। लेकिन फौज एक ऐसी संस्था है जिसमें जेसीओ लेवल को भी गस्टेड ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। मतलब अगर आप जब नायब सूबेदार का पद ग्रहण करते हैं तो आप एक गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। लेवल 7 का अगर मैं पे बोलूं तो आज की डेट में लगभग 85 से 90 हजार के बीच में होगा, इतना आपको कुल मिला के मिल जाता है। लेकिन सेना उसके अलावा जो आपको सुविधाएं दे रही है वो बाकी विभाग नहीं देते। सेना की सबसे बड़ी जो सुविधा है वो पेंशन की है। आज की डेट में किसी विभाग में पेंशन नहीं है सिवाय भारतीय सेना के। तो जैसे ही आप जब रिटायर जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी और अगर आपके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है। इसके अलावा आपको पूरी लाइफ टाइम जब तक आप सर्विस कर रहे हो तब तक आपको मेडिकल सुविधा और आपके माता पिता को, आपके जो वाइफ होंगी, जो बच्चे होंगे उनको फ्री मेडिकल सर्विस मिलेगी। उसके बाद आपको फ्री कैंटीन सर्विस मिलती है। कैंटीन सर्विस फौज में एक ऐसी सर्विस है जो आपको सारा सामान, घर का सामान आपको कम दाम पे प्रोवाइड करती है। चाहे वो आपका फ्रिज हो जाए, चाहे वॉशिंग मशीन हो जाए, फैन हो जाए, चाहे खाने पीने की चीजें हो जाए, सभी चीजें। तीसरी जो चीज फौज आपको प्रोवाइड करती है इसके साथ, पगार के साथ, वो है आपकी जो ट्रेन की सर्विस है। जो ट्रेन की सर्विस है वो आपको, जैसे आप कहीं पे भी हो और आपको घर जाना है तो ट्रेन की सर्विस आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, 0 कॉस्ट पे मिलती है। उसके साथ आपको 4 से 5 बार जो है ट्रेन की सर्विस 50% कॉस्ट पे मिलती है। बट ये जो 50% कॉस्ट है ये क्या है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो उसको इस्तेमाल करके। इन सुविधाओं के अलावा आपको जब आप जैसे यूनिट के साथ जाते हो तो यूनिट अगर फील्ड एरिया में जा रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे भी सर्व कर चुका हूँ या फिर मैं कश्मीर वैली में भी सर्व कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट वैली में भी सर्व कर चुका हूँ। तो इन जगहों पर जब यूनिट जाती है, चाहे कश्मीर में जा रही है चाहे नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, तो जो आपकी बेसिक जो आपको पे मिल रही है, चाहे वो लेवल 7 की 85,000 या फिर 90,000 मिल रही है, उसके साथ साथ आपको अलाउंसेस मिलते हैं इन फील्ड एरिया के। इन फील्ड एरिया के जो अलाउंस होते हैं वो 17,000 से लेके लगभग 60,000 तक जाते हैं। तो जैसे आज की डेट में मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा अलाउंस है वो सियाचिन ग्लेशियर का है। तो सियाचिन ग्लेशियर में आपको 60,000 का अलाउंस मिलता है। तो जैसे ही आप समझ लो भर्ती हुए और आप ऐसी यूनिट में चले गए जो यूनिट सियाचिन जा रही है, तो आपकी जो पे है वो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा 85 से 90,000, बट ये 60,000 भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपको
हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग अलाउंस मिलता है। तो इसमें बहुत सारे अलाउंस हैं। जब आप भर्ती हो जाते हो तो आपको ये सारे के सारे अलाउंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनके पेंशन के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो दूसरे बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, उस स्थिति में भी भारतीय सेना जो है इकलौती संस्था है जो कि आपके परिवार, आपके डिपेंडेंट को अकेला नहीं छोड़ती। क्योंकि भारतीय सेना में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो व्यक्ति जिस यूनिट के साथ जुड़ जाता है उस यूनिट का जिम्मेवारी होता है उसके पूरे परिवार को संभालना। वो यूनिट फिर क्या करती है, वो यूनिट उस परिवार को एक तरह से अडॉप्ट कर लेती है। उस परिवार का को पेंशन कहां से मिलेगी, पे कहां से मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट कराना है, वो सारा कुछ यूनिट करके देती है। उनके बच्चों का पढ़ाई पूरा फ्री कर देती है। उनकी जो वाइफ है उनको पेंशन लगा के देती है। जो इंश्योरेंस का पैसा है वो ला के देती है। जो बैंक में जो आपने अकाउंट खोला होता है उसके इंश्योरेंस का पैसा अलग से मिलता है। जो आपको एक्स ग्रेशिया का पैसा है वो आपको अलग से मिलता है। तो ये सारा जो बेनिफिट है ये आपके डिपेंडेंट या आपके परिवार को जाता है। एक सवाल बीच में आया था जिसमें प्रोफेसर साहब ने इसका जिक्र किया था कि आपका जो कुछ बच्चे यहाँ से आरटीजीएसयू में सिलेक्ट होके फिर पीजी में गए, उसका क्या कारण हो सकता है। उसका कारण देखो, उसका कारण जो मैं सोच सकता हूं या अपने विचार में ला सकता हूं वो ये है कि आपकी प्राथमिकता किस चीज में है, वो बहुत बेहतर रखता है कि आपकी प्राथमिकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी उदाहरण के तौर पे मेरी प्राथमिकता है कि नहीं यार मेरे को क्या है सेना में ही जाना है और देश की सेवा करनी है, तो तब आप क्या है उसको चुनोगे। अगर आपकी प्राथमिकता है कि यार मैं जो है ज्यादा टफ लाइफ के लिए नहीं बना हूं, ठीक है, मुझे अपने घर के जहां मैं पला बड़ा हूं या मुझे अपने जो स्टेट है उसी में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो तब आप क्या है हो सकता है आप पीजी को चुनो। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को छोड़ दो, अगर सिर्फ बेनिफिट, सैलरी और कॉस्ट को की तुलना करोगे तो भारतीय सेना की तुलना में कोई और संस्था नहीं है। क्योंकि भारतीय सेना में काम मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम के लिए ही ज्यादा पर्क्स और बेनिफिट दिए जाते हैं, है ना। आसान काम के लिए तो नहीं देगा कोई, है ना। आसान काम के लिए आपको ज्यादा पर्क्स और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको मुश्किल काम के लिए ही बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि जो धर्मगुरु बनेगा उसे यूनिट भेजा जाएगा। जब यूनिट भेजा जाएगा, जहां जहां यूनिट मूव करेगी उसे भी मूव करना पड़ेगा, उसे भी साथ साथ चलना पड़ेगा। तो ये एक कारण हो सकता है जो कि दोनों जगह सिलेक्शन होने के बाद मस्तिष्क में आए कि मुझे क्या है अपने स्टेट के बाहर सर्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पीजी में अपनी स्टेट के अंदर ही सर्व करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अभी इसके अलावा और क्या है, और भारतीय सेना क्या देखती है। देखो भारतीय सेना में मैं हर जगह ये जाके बोलता हूं, अगर आपको भारतीय सेना में सर्व करना है तो सबसे जो प्रथम चीज आपको चाहिए, जो मुख्य चीज आपको चाहिए, वो आपको चाहिए एक जज्बा, देश की सेवा का एक जज्बा। क्योंकि भारतीय सेना से जो जुड़ गया, ठीक है, वो भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे वो लड़ने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सप्लाई का व्यक्ति है, लेकिन वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, भारतीय सेना के अंदर आते हैं। वो भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए, है ना। और जो सम्मान, ठीक है, आपको ये वर्दी पहन के मिलता है, और ये वर्दी पहनने का जो सम्मान है वो आपको कोई संस्था नहीं दे सकती। क्योंकि सेना की वर्दी तो सेना ही दे सकती है ना। तो ये एहसास लेकिन उसी दिन आता है जिस दिन आप ये
यूनिफॉर्म पहनते हो और अपने आप को क्या है आईने में देखते हो, तो उस दिन आपको ये एहसास होता है कि इस वर्दी, इस यूनिफॉर्म की क्या कीमत है। तो उसकी कीमत जो है वो रुपए में नहीं लगाई जा सकती, उसकी कीमत जो है वो बेनिफिट में नहीं लगाई जा सकती। ये एक अपने आप में एहसास है। और जब आप एक अभिनव बन जाते हैं भारतीय सेना का, उस दिन से आपका ना नया जीवन शुरू हो जाता है, आपकी एक नई पहचान बन जाती है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग क्या है नाम बाद में पूछेंगे, लेकिन दूर से ही पहचान लेंगे कि ये कोई फौज का व्यक्ति है या सेना से इनका संबंध है। जैसे आपके प्रोफेसर साहब जब पहली बार मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि आप बीएसएफ के हैं या किसी और फोर्स के हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको नाम बाद में पूछा जाता है, आपको सबसे पहले पहचान क्या मिल जाती है कि आप किसी सेना या आप किसी फोर्स से संबंध रखते हैं। तो वो चीज आपको बाकी संस्थाएं नहीं दे सकती, ठीक है। वो चीज आपको सिर्फ भारतीय सेना या फिर आपको जो भी यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज है वो ही दे सकती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो बातचीत है आपसे वो समाप्त करता हूँ, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ विश्वास से कि अगर किसी का आप वैसे किसी का भी तो अवसर मिलता है या उसका सिलेक्शन होता है भारतीय सेना में, तो जब वो भारतीय सेना में सिलेक्ट होके वापस घर आएगा तो उस पूरे क्षेत्र से 10 और निकलेंगे उसको देख। जी सर। उसको देख के ही, उससे बातचीत करके ही उनको फर्क समझ आ जाएगा कि क्या फर्क है और किस प्रकार की एक जीवन शैली जिसको बोलते हैं, एक जीवन शैली आपकी पूरी बदल जाती है भारतीय सेना में आने के बाद। तो एक बार फिर से मैं आपके प्रोफेसर साहब लोगों का, आप सभी का, बच्चों का बहुत बहुत मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें यहाँ पे आपसे बातचीत करने का। हमें बहुत खुशी हुई। मैं आपके प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या सेना से कोई पहले आया है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, हमने तो अपने सर्विस में नहीं देखा, आप ही पहली बार आए हैं। तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो उद्देश्य है कि हर एक आउटरीच करना, हर एक इंस्टीट्यूशन पे रीच अपनी बढ़ाना, तो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता अग्रसर हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरस्वती माता से ये प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ से पढ़ के, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं, आपको अच्छी अच्छी क्या है जॉब मिले, अच्छी अच्छी पदों पे आप जाएं, और जो आपके शिक्षक हैं वो भी गर्व महसूस करेंगे अगर आप अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। ये बेसिकली हम अपना इंडियन आर्मी का एक पेन बनाए रखते हैं। बाकी सभी बच्चे खुश हैं? जी सर। अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या? कहीं भी हो, ये भारतीय सेना का पहला रूल है, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तो प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, हैं? जी सर। और जिन्होंने गीत प्रस्तुत किया था उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो था कि शास्त्रीय आचार्य, ग्रेजुएशन और एमए
हो सकती है? नहीं, ग्रेजुएशन भी हो सकती है, एमए भी हो सकती है, उसका आपको बेनिफिट अलग से मिलेगा अगर आप एमए हो या ग्रेजुएशन हो इंटरव्यू में। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जो बाधा ये है कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आप संस्कृत में अगर आपका एक सब्जेक्ट है और अगर आपने कर्मकांड नहीं किया ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर एमए के टाइम पे तो आप कर्मकांड कर लीजिए। कर्मकांड एक नेसेसरी सब्जेक्ट है जो कि उसमें होना चाहिए, लेकिन अगर कर्मकांड आपके सब्जेक्ट में है पहले ही तो आपको फिर कुछ करना नहीं है। एमए के साथ कर्मकांड करके होते हैं। हाँ, और शास्त्रीय आचार्य करके होते हैं। शास्त्री और आचार्य में सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि आपने संस्कृत किया है कि नहीं किया। समझे कि नहीं आप? बताइए। सेम क्वेश्चन। संस्कृत ही डिपार्टमेंट में करना चाहिए। हाँ, संस्कृत मेन रिक्वायरमेंट है और कर्मकांड का एक साल जो है वो मेन। बाकी आपको फॉर्म किस टाइप से मिलता है, ठीक है, फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आपको सूबेदार मेजर जो है हमारे रामपाल साहब ये अभी आपको बांट देंगे। और ये इनसे आप प्रश्न कर सकते हैं जो फॉर्म रिलेटेड है, ठीक है, फॉर्म भरने लायक है, वो आपको ये 5 मिनट लेंगे, आपको पूरा समझा देंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट या आपका डोमिसाइल जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, तो ये सब बताते हैं। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं 1 मिनट समय कर